वेलकम फ्रेंड्स टू माय पाठशाला एकेडमी क्लासेस। तो मैं बहुत वीक हो गया, ठीक है, बहुत वीक हो गया। उसके बाद क्लासेस है क्योंकि मैं भी पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। उन लोगों का बहुत एग्ज़ाम भी चल रहा था, ठीक है, इसीलिए थोड़ा मैं इस काम में बिज़ी था। तो आज मैं तुम लोगों को फाइनली डीएफ ब्लॉक के ऊपर एक क्लास लूँगा, ठीक है। तो पिछले जो भी क्लास हुआ था उसके ऊपर तुम लोगों को कोई भी क्वेश्चन का आंसर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, ठीक है। मैं तुम लोगों को डिटेल्स में समझा दूंगा। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चंस में उन लोगों को मुझसे शेयर करो, मैं उनके ऊपर तुम लोगों को क्लास लूँगा। तुम लोगों को दीदी दादा जो भी है, जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन दे रहे हैं उन लोगों को भी बोलो, मैं उन लोगों को भी क्लास लूँगा, ठीक है। उसके ऊपर मैं लूँगा, थोड़े दिन के बाद से मैं लेना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा फ्री हो जाए उसके बाद। तो आज मैं जो क्लास लूँगा वो डीएफ ब्लॉक के ऊपर। डीएफ ब्लॉक मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ओके। ये क्लास 12 में है तुम लोगों को। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन n-1 d10 होता है, ठीक है। इस डी है d-10 मतलब 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन रहता है डी में। और ns2 मतलब ns के इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसमें। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से। और डी ब्लॉक कितना रहता है, डी में ब्लॉक रहता है थोड़ा 5 ब्लॉक्स रहता है इसमें। ए में एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोल चुका कि डी में 5 ब्लॉक्स होता है, कैसे आता है, क्यों आता है, ठीक है। वो क्लास थोड़ा सा तुम लोग देख लेना तो समझ में आ जाएगा। तो डी में जो तीनों है ये तीनों ओरिएंटेशन में रहते हैं, तीनों नोड वाइज रहता है, ठीक है। ये तीनों डी एक्स वाई नोड वाइज, डी एक्स जेड डी वाई, कोई भी एक्सिस वाइज नहीं रहता। ये जो दोनों ऑर्बिटल रहता है ये दोनों ऑर्बिटल एक्सिस वाइज रहता है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जैसे और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोग तुम लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ाऊंगा तब थोड़ा सा समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिटेल्स में है। तो अगर ये तीनों सेम प्लेन में रहते हैं इसलिए तीनों को नीचे में लिखते हैं, इन दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होता है 1.0 होता है, ओके। तो इसको बोलते T2G, इसको बोलते हैं हम लोग जी, मतलब ग्राउंड स्टेट और एक्साइड स्टेट, ठीक है। इसका एनर्जी डिफरेंस है। तो 3D सीरीज़ कितना है, 3D सीरीज़ 4D में, डी सीरीज़ में हम लोग रहते हैं 3D 4D 5D 6D चारों सीरीज़ रहता है, ठीक है। हर एक सीरीज़ में 10 एलिमेंट रहता है, जैसे कि 3D सीरीज में स्कैंडियम टू जिंक, ओके। तो ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग किसको बोलते हैं, ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक में अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा किसी भी डी एलिमेंट में, मतलब स्कैंडियम से जिंक तक कोई भी डी एलिमेंट में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको वो डी ट्रांजिशन शो करता है, ठीक है। और डी ट्रांजिशन शो करने के लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग उसको बोलते हैं। जैसे कि इसमें देखो, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, इसको 3D1 3D9 3D5 3D3, इसमें 3 इसमें 5 इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक भी अगर रहेगा तो उसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन हीट करने से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके जब आता है तब एक रेडिएशन छोड़ता है, ये एनर्जी छोड़ता है। वही एनर्जी हम लोग विजिबल रेंज पे अंदर देखते हैं, कलर शो करते हैं, जैसे कि कॉपर का ब्लू कलर होता है और मैंगनीज का वायलेट कलर होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक चीज़ों को हम देखते हैं। जिसका अगर डी ब्लॉक फुलफिल होता है, अंदर कम्प्लीटली फिल होता है, वो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ओके। इस तरह के ट्रांजिशन को हम लोग बोलते हैं डी ट्रांजिशन, ओके। ये जो एलिमेंट शो करते हैं डी ब्लॉक में उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे कि जिंक कैडमियम मरकरी, इसमें रहेगा इनर्ट गैसेस 3D10 4s2 4D10 5s2 5D10 6s2, ओके। जिसके अगर जिंक 2+ कैडमियम 2+ मरकरी 2+, ठीक है। अगर देखा जाए तो मर्क्यूरी बोलते हैं उसका, सॉरी। तो देखा जाए तो इसमें 3D10 4s1 2 रहता है, 4D10 5s2 5D10 6s2, ओके। तो इसका पूरा डी ऑर्बिटल पूरा फुलफिल्ड है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं। जैसे कि जिंक 2+ पकड़ो, जिंक 2+ करने से क्या होगा, 4s इलेक्ट्रॉन पहले क्यों 4s से निकलता है, क्योंकि n+l रूल ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में है। n+l मतलब n 3D के लिए 5 होता है और इसके लिए 4 होता है, 4s के लिए। तो एनर्जी किसका लो, 4s का, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है उसके बाद 3D में जाता है, ओके। तो जिंक 2+ कैडमियम 2+ करने से क्या, इसका डी ब्लॉक कम्प्लीटली रहता है। डी ब्लॉक कम्प्लीट रहने से उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ओके। अगर डी में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको हम तब बोलेंगे ट्रांजिशन में। जैसे कि कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर में 3D10 4s1 है, 4D10 5s1 5D10 6s1, इसमें भी डी कम्प्लीट है। लेकिन इसका अगर कॉपर 2+ किया जाएगा तो इसमें देखा जाएगा 3D9 4s0। ऐसे ही सिल्वर 2+ गोल्ड 2+ किया जाए तो इसका डी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है जो इसमें डी ट्रांजिशन शो करता है, ठीक है। जैसे कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, ऐसे रहता है,
1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, किसको ना, कॉपर सिल्वर गोल्ड। ओके, इसके बाद आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट। ऑक्सीजन स्टेट मतलब कि कौन सा ऑक्सीजन पर सबसे स्टेबल होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, तो ये सब 3+3 में स्टेबल है सब एलिमेंट। इसके अलावा भी किसका ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट है, मैंगनीज का सबसे ज़्यादा होता है, इसका +7 शो करता है, ठीक है। इसीलिए जो जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा रहेगा, जिस किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है, तो वो उसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड ज़्यादा होने से बॉन्ड भी ज़्यादा करता है, उसको टूटने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा देना पड़ता है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जैसे कि मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट हाई कंपेयर टू स्कैंडियम और जिंक, ठीक है। तो हाई मैंगनीज और लो होता है जिंक स्कैंडियम का। ओके, तो रेडियस अगर देखा जाए तो डी ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है, जिसका जितना अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड ज़्यादा रहेगा उसका हायर बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा, जितना कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। रेडियस अगर देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट जाने से डिक्रीज होता है, हम लोग जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में घुसता है, कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन घुस जाएगा। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन घुसने से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज भी एक एक करके इंक्रीज़ करता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करने से क्या होगा, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। इसके अलावा भी इसमें क्या है, इसमें एक शील्डिंग इफेक्ट होता है डी में मतलब शील्डिंग इफेक्ट होने से क्या होता है, सब डी का एक एस और पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस क्या करता है, वो इस sp ब्लॉक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, ऐसे करते। तो sp ब्लॉक का अपनी तरफ खींचने से क्या होता है, ये रेडियस डिक्रीज किया जाता है, क्योंकि ये डी ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के पास चला आता है। ओके, तो लेफ्ट राइट जाने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, रेडियस भी डिक्रीज करता है। और टॉप टू बॉटम जाने से नया शेल ऐड होता है, जैसे कि 3D, उसके बाद 4D, उसका 5D। नया शेल ऐड होने से न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता है और रेडियस भी इंक्रीज करता है। ओके, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या बोलता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एनी ग्राउंड स्टेट एनी एलिमेंट, ठीक है, लूजेज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। इसके वैलेंस शेल से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है कि भी गैसियस एलिमेंट का, ठीक है, तो इसमें जो भी एनर्जी लगता है, जो भी एनर्जी लॉस होता है, जो भी एनर्जी गेन होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, जैसे कि डी एंड एफ ब्लॉक में सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज इन केस ऑफ आयरन 2+ एंड आयरन 3+, आयरन इज 26 3d6 4s2 एंड आयरन 2+ इज 3d6 4s0 एंड आयरन 3+ 3d5 4s0। तो आयरन 3+ का थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब आयरन का थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई देन Fe2+। तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी आयरन 3+ ग्रेटर देन Fe2+ होता है, ठीक है। तो इसमें आयरन का ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें 3d5 मतलब डी दोनों स्टेट में स्टेबल होता है, क्योंकि D5 में और D10 में, क्योंकि D5 में हाफ फुल स्टेबल होता है और D10 में फुल स्टेबल होता है, ठीक है। इसी तरह देखा जाए तो कॉपर जिंक का भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। कॉपर का अगर कॉपर 2+ ग्रेटर देन जिंक 2, कॉपर 2+ का मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होता है, ठीक है, जिंक से, क्योंकि ये फास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 3d10 4s1 होता है और इसका 3d10 4s1 होता है, ठीक है। इसका 3d10 4s1 है तो 3d10 4s0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये वाला नहीं, 3d10 4s0 हो जाएगा। इसके बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसमें से निकलेगा, इसके इससे ईजिली निकल जाए, क्योंकि अनपेयर्ड है। इसमें डी पूरा कम्प्लीटली फील्ड स्टेबल है, इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलने जाएंगे तो इसको एक्सेस एनर्जी देना पड़ेगा। इसीलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर 2+ इज ग्रेटर देन जिंक 2+। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू कॉपर प्लस से कॉपर और कॉपर 2+ से कॉपर, दोनों ही कॉपर बन रहे हैं, पर ए प्लस से एक इलेक्ट्रॉन लेके बनते हैं, इसका 0.52 वोल्ट होता है, इसका 0.34 वोल्ट होता है। जितना पॉजिटिव वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू मतलब E0 वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो जिसका पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, वो रिडक्शन करेगा, ठीक है। जितना कम होगा मतलब नेगेटिव में जिसका वैल्यू आएगा ऑक्सीडेशन होगा उसका, ठीक है। इसके हिसाब से कॉपर का रिडक्शन वैल्यू, ठीक है, कॉपर का रिड्यूसिंग नेचर कॉपर प्लस का कॉपर 2+ से ज़्यादा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग नेचर कॉपर प्लस ग्रेटर देन कॉपर 2+।
इसके बाद हम आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिहेव एज ए कैटलिस्ट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिहेव कैसे करता है, क्योंकि इसके बाद नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ये फुल्ली एक्टिव भी होता है, ठीक है, नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहने से। तो जैसे कि वैनेडियम पेंटॉक्साइड हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में काम करता है, ठीक है, एज ए कैटलिस्ट। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में किसी भी, जैसे कि अल्कोहल से एल्डिहाइड अगर करना हो, एल्डिहाइड से एसिड करना हो, ठीक है, तभी ऑक्सीडेशन रिएजेंट की तरह पोटेशियम डाइक्रोमेट काम करता है। ओके, इसके बाद है डी ब्लॉक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बनाता है, ठीक है, जैसे कि ए कॉम्पोनेशन कंपाउंड, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहने से किसी भी लिगेंड, इसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनूंगा तब मैं बोल दूँ, इसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड, ठीक है। जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा उतना वो लिगेंड से बॉन्ड करेगा, ठीक है, जितना लिगेंड से बॉन्ड करेगा तभी वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना पाएगा। ओके, तो इसका हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने का तरीका सबसे, यही सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, क्योंकि ये सब कलर शो करता है, क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशन भी है, ठीक है, इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट ओनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। ए ब्लॉक एलिमेंट बनाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, ज़्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट बनाता है। इसके लिए वही मैग्नेटिक मूवमेंट में म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, उसके यूनिट है बोर मैग्नेटन, इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटन। ओके, तो n/n+2, n मतलब नंबर ऑफ आर्मी, जैसे कि स्कैंडियम का हो गया, ठीक है, स्कैंडियम का 21 होता है, इसमें 3d1 4s2, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 रहते हैं, जैसे कि म्यू इक्वल्स टू 1 + 2 बिठाने से 3, तो √3 आएगा, ठीक है, तो √3 का वैल्यू जो भी आएगा वो बिठाने Bm, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसका रहेगा उसका मैग्नेटिक मूवमेंट हम लोग निकालेंगे, जिसका 3d10 हो जाएगा, जैसे कि जिंक, ठीक है, इसका हम लोग बोलते हैं, इसको डायमैग्नेटिक बोल देंगे। ओके, और इसको हम लोग बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। ओके, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर मैंने इतना ही क्लास ले लिया आज, ठीक है। इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन हो, इसके अलावा भी मैं बहुत सारा क्लास ले लूँगा उसके बाद थोड़ा बहुत, और ठीक है, डी ब्लॉक के ऊपर और वीडियोज़ इसमें बहुत कुछ है, ठीक है, मैं जितना हो सके मैं आज क्लास में दे दिया, नेक्स्ट क्लास में मैं उसके अलावा भी बहुत और कुछ दूंगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चन में, अगर इसी चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे लिखो, मैं डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को बता दूँगा। और तुम लोग दीदी व दादा से तुम लोग इस चैनल शेयर करो, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एग्जाम के ऊपर भी बायोलॉजी केमिस्ट्री को क्लास ले लूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करो, लाइक पसंद नहीं आ रहा, इसीलिए लग रहा है, क्योंकि कौन सा चीज़ पसंद नहीं आया मुझे बताओ, मैं उसके बाद तुम लोगों को क्लास ले लूँगा, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।